हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम के ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करा रहा है। ये ऐसे में आपका यूपीएससी हो, स्टेट का कोई पीसीएस वाला एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट 14 ईयर्स के, मतलब पिछले 14 सालों के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर कोई भी यूपीएससी है, यूपी पीसीएस है, स्टेट पीसीएस, एमपी पीसीएस है, उत्तराखंड है, आपका कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप, तो इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। देखो यूपी प्रीवियस ईयर से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अगर कोई वनडे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो दिन पे दिन पैटर्न हार्ड ही होता जा रहा है, तो क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन देख लेंगे कैसे आते हैं, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो कहीं उन चीज़ों को और भी अच्छे से कवर करता है। तो कोई भी इसको वनडे एग्जाम जो यूपीपी लगाए, आर वाले मोस्ट कंपलसरी इसको देख सकते हैं। यूपीसीएस के ही पैटर्न का, यूपी पीसीएस के पैटर्न का ही क्वेश्चन पेपर सेट होता है उस पर। तो आज हमारा टॉपिक है जलवायु। तो भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने एक सामान्य परिचय पार्ट 1 में पढ़ लिया। पार्ट 2 में था कि उसकी जो भौतिक विस्तार कैसे है वो वाला देख लिया। ये पार्ट 3 आएगा, और इस पार्ट 3 में देखिए मैं एक एक टॉपिक के हिसाब से एक एक पार्ट को बना रहे हैं। तो ये पार्ट 3 है। उसमें लास्ट सेकेंड कुछ पार्ट था, उसमें लगभग 100+ क्वेश्चन थे। तो इसमें देखते हैं कितने हैं, लगभग 30 अबव कुछ है। तो ये पार्ट 3 रहेगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं जलवायु की। अब जलवायु के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन, अगर जलवायु को अगर रीड करेंगे या बोलना चाहेंगे हम, तो क्या कहेंगे, तो किसी विस्तृत क्षेत्र में या दीर्घ समय तक, एक दीर्घ समय मतलब लंबे समय तक, तथा मौसम की जो अवस्थाओं में एवं विविधताओं का जो कुल योग जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी समय, किसी विस्तृत क्षेत्र में हम बोल सकते हैं दीर्घ समय तक मौसम की अवस्थाओं एवं विविधताओं का जो कुल योग है जलवायु कहलाता है। तो ये जलवायु की डेफिनेशन हो गई। जबकि एक सीमित क्षेत्र में समय विशेष में जो परिवर्तन होता है उसको वायुमंडल की अपेक्षा को मौसम कहते हैं। मौसम मतलब एक सीमित क्षेत्र में कुछ समय के लिए मौसम, अभी जैसे बरसात के मौसम आ रहे हैं तो ये चेंज हो जाते हैं। जलवायु मतलब समझ के ना, एक दीर्घ समय तक, लंबे समय तक जो एक जैसा जलवायु बना रहा है उसको कहते हैं। तो इसमें हम लोग मानसून के बारे में भी रीड करेंगे। देखो थोड़ा सा इस वजह से डेफिनेशंस और टॉपिक बता देते हैं कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आपके बनने हैं। मानसून में हम लोग देखेंगे मानसून की प्रक्रिया की थी, भारत में मानसून का आगमन कैसे होता है, मानसूनी वर्षा क्या है, मानसून विच्छेद एवं उसके कारक भी देखेंगे, मानसून विवर्तन भी देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मानसून जो हमारा निवर्तन है क्या है, ये सारी चीज़ें अच्छा लिखते रहे स्क्रीन पे, तो नहीं आपको लगता होगा कि क्या है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। फिर इसके बाद हम ऋतुओं को भी देखेंगे। ओके, ऋतुओं के बाद इसमें भारत में जो वर्षा ऋतु वो देखेंगे, शीतकालीन वर्षा देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन सीधे रहते हैं, इस वजह से मैं केवल बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देते हैं। तो मानसून की प्रक्रिया की अगर बात करें तो शीत ऋतु की जो समाप्ति के उपरांत सूर्य के जो उत्तरायण होते समय पृथ्वी का जो स्थलीय तापमान है, कैसा है, जो स्थलीय तापमान है आपका पृथ्वी का स्थलीय तापमान, ये जलीय तापमान की अपेक्षा अधिक होने से, स्थलीय तापमान जलीय तापमान की बात कर रहा है, स्थल सीमा की बात नहीं कर। आप सोचो कि वाटर बॉडीज तो ज़्यादा है, लैंड लॉर्ड मतलब लैंड कम है, नहीं, हम यहाँ तापमान की बात कर रहे हैं। स्थानीय तापमान जलीय तापमान की अपेक्षा अधिक होने से, तो स्थानीय कैसा हमारा अधिक होता है, हम इधर प्लस लगा देंगे, और जलीय आपका कैसा होता है समझने के लिए, जलीय तापमान होता है आपका इससे कम होता है तो माइनस लगा दिया, ठीक है। तो हिंद महासागर में मानसून हवाएं जो सक्रिय हो जाते हैं उसी कारण आपकी मानसून की प्रक्रिया शुरू होती है। तो हम देखेंगे भारतीय मानसून का आगमन कैसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं और बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कैसा मानसून है, कहाँ से कैसे आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा कि कोपेन ने भारत की विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। देखिए बात कर रहा है किसके बारे में, कोपेन के बारे में। किसके बारे में? कोपेन के बारे में बात करें। कोपेन ने भारत की विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये CWG का इन्होंने यूज किया था। कोपेन ने भारत की विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG शब्द का प्रयोग किया था। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध बताया। क्या बताया इन्होंने? वनस्पति के बीच वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की इन्होंने बात की थी।
इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की जलवायु को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया। क्या क्या बताया? ये कोपेन की देखो बात कर रहे हैं, तो आप इसको कोपेन को अंडरलाइन कर लो। और कोपेन ने क्या बताया कि उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है, शुष्क जलवायु है, और समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, फिर आपका शीतोष्ण जलवायु और ध्रुवीय जलवायु। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जलवायु में कुछ स्रोत उच्च भूमि जलवायु समूह को भी शामिल करते हैं। 6-7 पार्टों में उन्होंने बांटा था। किसने? कोपेन की बात कर रहे हैं। फिर से एक बार देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शुष्क जलवायु, समशीतोष्ण जलवायु, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, फिर शीतोष्ण जलवायु आ जाएगा, फिर ध्रुवीय जलवायु है। कुछ क्षेत्र कुछ स्रोत उन्होंने क्या भूमि जलवायु समूह को भी शामिल किया था। ओके, तो 6-7 हो गए आपके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है, तो बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, क्या वो दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं। चलिए ठीक है। तो पहले में लिखा दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। अब ये ध्यान देना कि कब की बात कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहे हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा कब आएगा, कैसे आता है? पहले ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो ये मानसून जाएगा। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर जो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे ए और 2 सही हैं और ए आर है जो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। देखो इस वजह से वो कह रहे दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क क्यों रहता है, क्योंकि ये यहाँ रह जाता है और ये ऐसे मौसम चला जाता है। ठीक है, तो ये फिर जब बंगाल की खाड़ी से जब समांतर स्थित है और दक्षिण मानसून की अरब जो सागर दृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, इस वजह से हो जाता है। क्लियर है? तो कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर जो शाखा है अरब सागर से निकलती, मतलब अब अरब सागर समझ रहे हैं ना, यहीं तो पड़ेगा ये। तो यह इधर से जो शाखाएँ आती हैं ये आपकी जाती है, अरब सागर की शाखा वृष्टि छाया के क्षेत्र में आता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित होने के कारण वर्षा नहीं प्राप्त करता है और तमिलनाडु तट पूर्वी शाखा जैसे लौटते हुए मानसून से मूसलाधार वर्षा करता है। अब ये मौसम जब जाएगा फिर ऐसे जब वापस आएगा, देखो अब यहाँ से ये अरब सागर से तो हो गया, लेकिन हम बात करें हिंद महासागर से भी निकलती तो ये ऐसे निकल जाती हैं ये इधर से, फिर ये कुछ यहाँ हिमालय से टकरा के डाइवर्ज भी हो जाती हैं। फिर जब ये मौसम जब उत्तर पूर्वी मानसून ये वाला उत्तर पूर्वी इधर से जब ये वापस आता है तो बढ़िया मूसलाधार वर्षा कराता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ओके, हाँ थोड़ा सा इस पर फिर हटाना पड़ता पूरा, इस वजह से हम लिखने को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बट आपको समझाते रहेंगे। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार का ये क्वेश्चन देखो 2023 का क्वेश्चन था जो उसके ऊपर पहले बताया। अब कोपेन का वर्गीकरण के बारे में बताना, उत्तर प्रदेश और बिहार की कैसी जलवायु है वो बारे में। तो आपका बी यहाँ पे सही है। बी का मतलब है कि यहाँ पे CWG टाइप की जलवायु पाई जाती है। तो कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश, अच्छा एक क्वेश्चन, हाँ उत्तर प्रदेश और बिहार प्रकार की CWG प्रकार की जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान एवं वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मध्यमान पर आधारित उन्होंने बताया था। ये क्वेश्चन सीधा याद रखना है कि कब करते हैं ये वार्षिक वर्षण और तापमान, मासिक तापमान, ये सारी चीज़ों के मध्यमान पर आधारित बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे स्थानीय रूप से हम ये बोल सकेंगे मैंगो शावर्स के नाम से जाना था। देखो कैसे मैंगो शावर्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब ये वर्षा होती है ग्रीष्म काल में मानसून आता है तो यहाँ पे जो है ना मैंगो जो पक जाते हैं, गिरने लगते हैं, इसलिए मैंगो शावर्स कह रहे हैं। कब? क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना। ग्रीष्म अंत में पूर्वी मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। तो इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम मैंगो
शावर्स के नाम से जानते हैं। ओके, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। तो ग्रीष्म के अंत होने वाली पूर्व मानसून वर्षा केरल कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो शावर्स मतलब आम्र वर्षा के नाम से भी जानी जाती है। असम में इसे हम चाय वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे असम में चाय की फसल ज़्यादा होती है, तो चाय की पत्तियाँ जो पत्ती वो झड़ने लगती है। काल बैसाखी कर्नाटक में, बंगाल में इसको काल बैसाखी कहते हैं, तो बंगाल में क्या कहेंगे, काल बैसाखी। असम में चाय वर्षा, कर्नाटक में इसे काफ़ी वर्षा एवं चेरी विलयसम वर्षा भी कहा जाता है इसको कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो शीत ऋतु में होने वाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है शीत ऋतु में वर्षा। कहाँ पे, भारत के उत्तर पश्चिम भाग की बात करें तो पता है आपको उत्तर पश्चिम भाग कहाँ पे, हाँ ठीक है वही। तो उत्तर पश्चिम विक्षोभ पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं, ध्यान देना कहाँ से, पूर्वी भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, पूर्वी की ओर चलते, ध्यान देना कहाँ, पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करके उत्तर के उत्तरी पश्चिमी भागों में पहुंचते हैं। उत्तर में एक कैस्पियन सागर, दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय ये आर्द्रता ग्रहण कर लेते हैं और पश्चिमी जेट प्रवाह इन अवदाबों को भारत की ओर उन्मुख करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जब वहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएंगी तो जिससे ये शीतकाल में पंजाब है, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी भारत के मैदानों में कुछ वर्षा करते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ठीक है, हाँ जो गेहूँ की फसल होती है उसी टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या लिखा है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों, कारण बताइए। 2021 का क्वेश्चन है पीसीएस का, तो पता है आपको वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाएगा। तो हम देखते हैं डी दिया गया, जैसे डी में लिखा है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। अच्छा ठीक है, ऐसे ऑप्शन डी इज राइट है। देखते एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजस्थान में वर्षा कम होती है क्योंकि राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा में प्रवेश करती है। कहाँ करता है, दक्षिण पश्चिम शाखा में प्रवेश करती है। यह अरावली पर्वतमाला के मानसून की समांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, और यहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। देखो ध्यान देना, उत्तर पश्चिम मैदान की बात कर रहा हूँ। उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। कहाँ कहाँ होती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। क्वेश्चन समझ में आए। उत्तर पश्चिम देखेंगे पहले, उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा तो कहाँ कम होती है, पश्चिम से उत्तर की पूर्व की ओर। तो भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है। पश्चिम विक्षोभ भूमध्य सागर से चलती हैं, कहाँ से चलती हैं, भूमध्य सागर से, और इस चक्रवाती विक्षोभ से उत्तर पश्चिम में शीत ऋतु में वर्षा होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। अभी जस्ट बताया था, वही लौट के आ रही थी बारिश, वही वाला। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो ये कोपेन से संबंधित है, वनस्पति सूचक का उन्होंने बताया था। कोपेन जी कहते हैं कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक कोपेन से संबंधित। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 में किया गया था। इनके जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति प्रदेश था, इस वजह से इनको वनस्पति जलवायु के सूचक कहते हैं। किनको, कोपेन जी को, महोदय को। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। देखो 2017 का पीसीएस का क्वेश्चन है। अब इसमें यूपीपी हो आपका, ठीक है, आरओ ए आर हो, इस सब में ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। यूपी का कोई भी पेपर होगा तो इसको आप एकदम से रट लीजिए कि इसके 9 पार्टों में इसको बांटा गया। किसने, 9 में। उत्तर प्रदेश का आप कोई भी पेपर देंगे ये तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो उसकी जैसे बात करें, भाबर हो गया, तराई क्षेत्र है, पश्चिमी मैदान क्षेत्र हो गया, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र हो गया, दक्षिण पश्चिम में अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया, मध्य मैदान क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र है और पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र, ये सब मिला के आपके 9 हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है।
कहाँ होती है? चेन्नई में। देखो बात कहाँ की कर रहा है, आपको दक्षिण पश्चिम मानसून की बात कर रहा है तो चेन्नई में तो हो गई। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में चेन्नई सबसे कम वर्षा 40 सेंटीमीटर प्राप्त करता है। यह महासागर उत्तरी पूर्वी मानसून हवाओं से अपनी अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य प्राप्त कराता है। मतलब लौटते हुए मानसून में यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, अभी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? लेह। हाँ भाई, सूखा इस वजह से बर्फ़ ही बर्फ़ है। लेह शीत मरुस्थल है। तो हमारे यहाँ 2 मरुस्थल हैं, एक आपका रेगिस्तान जो रहता है थार मरुस्थल, दूसरा आपका लेह मरुस्थल। ये शीत मरुस्थल ही है। तो ये शीत मरुस्थल क्षेत्र होने के कारण भारत का सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। लगभग यहाँ 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है बस। मानसून शब्द की उत्पत्ति बताना है आपको, हुई थी कैसे? तो यहाँ पे अरबी भाषा से हुई थी मानसून शब्द की उत्पत्ति। मानसून शब्द की उत्पत्ति कि जो अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, जिसका प्रयोग उन हवाओं के लिए होता है जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशाएं बदलते हैं। MPPCS 2013 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा कौन सी? दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ध्यान देना, ग्रीष्मकालीन मतलब गर्मियों में, तो कहाँ से आएगा? दक्षिण पूर्व से, अरे इधर से ये वाला दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अब ये जाएंगे फिर ऐसे हो जाएंगे यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की ओर, ऊपर मतलब ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ पे ये कन्वर्ट होकर ऐसे आ जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो विषुवत रेखा को पार करने के पश्चात फेरल के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार? फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमकर, समझ गए ना, घड़ी की दिशा की सुई में घूमकर मुड़कर दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा कराते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? मानसून की जो अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता ये बताना, तो आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ बेसिन। क्योंकि जो छत्तीसगढ़ बेसिन क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः वर्षा है, जो वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो भारत के विशेष संरचना के कारण 2 भागों में विभाजित होती है, जिसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी तथा दूसरी शाखा अरब खाड़ी से होकर जाती है। तो इन दोनों शाखाओं से छत्तीसगढ़ को वर्षा की प्राप्ति होती है, जिसमें सर्वाधिक मानसून बंगाल की खाड़ी से 90% तथा उसके बाद अरब सागर से 10% होते हैं। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया था? बता दीजिए किससे? तो ये सी ऑप्शन सही, ग्रीक भाषा का शब्द है, मोस्टली ऐसे ग्रीक ही रहेंगे। तो क्लाइमेट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका हिंदी रूपांतर जलवायु होता है। तो जलवायु क्लाइमेट शब्द किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यह शब्द मौसम की काफ़ी करीब है, परंतु जलवायु और मौसम में कुछ अंतर होता है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। जलवायु बड़े भूखंड हेतु, बड़े कालखंड हेतु की प्रयुक्त होता है, और जबकि मौसम अपेक्षाकृत छोटे कालखंड के लिए होता है। जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन बोली थी ना, वही किसी विस्तृत क्षेत्र में दीर्घ समय तक मौसम की अवस्थाओं में विविधताओं का जो कुल योग है उसे हम जलवायु कहते हैं। जबकि एक सीमित क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र में, समय विशेष में, कुछ ही दिनों के लिए समय विशेष वायुमंडल की जो अवस्था को हम मौसम कहते हैं, ऐसे बोल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसून की बात कर रहा है, ये ध्यान देना, उत्तरी पूर्वी ये वाले मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं। तो वो आपके बी वाला ऑप्शन सही है, मतलब ACD आपका तमिलनाडु तट हो जाएगा, फिर उसके बाद दक्षिण आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। गुजरात नहीं आएगा क्योंकि पश्चिमी तट में आ जाएगी, पूर्वी तट में ही वर्षा मिलती है। उत्तर पूर्वी मतलब पूर्वी तट। ओके, तो भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने को मानसून के निर्वतन की ऋतु कहा जाता है। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, जिसे हम उत्तरी पूर्वी मानसून अथवा लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तो इस मानसून से तमिलनाडु तट, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक, पुडुचेरी क्षेत्रों में वर्षा कराता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। कोपेन की स्कीम के अनुसार भारत के जलवायु क्षेत्रों का मिलान करना है आपको। तो पहले का सी हो जाएगा यहाँ पे, BWHW है, ये आपका राजस्थान का सबसे पश्चिम भाग है। दूसरे का ए हो जाएगा, DFC मतलब अरुणाचल प्रदेश का भाग है। सी का मतलब है यहाँ आपके तीसरे का बी हो जाएगा, AMW आपका
ये गोवा से दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। एस का मतलब तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ऑप्शन यहाँ पे सी इज राइट था आपका, जो मैच करके आपको दिखा दिया। हाँ, थोड़ा सा स्लाइड हरकत कर रही है। तो BMWHW राजस्थान का सबसे पश्चिम भाग, DFC अरुणाचल प्रदेश से, AMW गोवा से दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, AS तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 18, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? तो जेट प्रवाह के बारे में देखना है। जेट प्रवाह तिब्बत के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। दूसरा पॉइंट है, तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तरी शाखा के बारे में बात करें तो इसका ऑप्शन है वो आपका ए वाला सही है। ए का मतलब है कि आपके 1-2 सही है, मतलब जेट प्रवाह तिब्बत के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, बिल्कुल सही बात थी। दूसरा है, तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करता है, राइट था। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली लहरदार पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। समझ में आया जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व, कहाँ से? पश्चिम से पूर्व चलते हैं, ध्यान देना ऐसे। तो ये प्रभावित होने वाली लहरदार पवनों को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में जेट स्ट्रीम का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य मतलब 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच होता है। तो जेट प्रवाह तिब्बत के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 19 क्वेश्चन नंबर, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का, देखो क्वेश्चन बड़ा रिपीटेड है। भारत के विशाल मैदानों की बात करेंगे तो वो गंगा का मैदान है, CWG आ जाता है। तो कोपेन ने भारत के विशाल मैदानों की, देखो शब्द बदल जाते हैं ना, इस वजह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूरी है। तो भारत के विशाल, पहले बिहार उत्तर प्रदेश का पूछ दिया था कि कैसे बांटा है, तो CWG में इसी में आएगा क्योंकि गंगा बेसिन यही है। तो कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG का शब्द प्रयोग किया है। कोपेन द्वारा जलवायु के वर्गीकरण में वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। इसका वर्गीकरण मुख्यतः तापमान और वर्षण के वार्षिक एवं मासिक मतदान पर आधारित है, इसलिए पूछ दिया जाता है क्वेश्चन के वनस्पतिक के बारे में बताना तो कोपेन आ जाते हैं। तो कोपेन ने अपने वर्गीकरण में विश्व की जलवायु को 6 समूह में विभाजित किया। उष्णकटिबंधीय, फिर आपका शुष्क जलवायु को कोष्ठ शीतोष्ण, शीतल हिमवन जलवायु, शीत और उच्च भूमि है। 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? अभी बार बार से रिपीटेड क्वेश्चन, कोरोमंडल। तो भारत में कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। भारत में कोरोमंडल तट के मैदान का विस्तार जो कुमारी अंतरिक्ष से पुलिकट झील और कृष्ण नदी डेल्टा फॉल्स डेवी पॉइंट तक लगभग 675 किलोमीटर की लंबाई व 100 मीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। मुख्यतः जो इसका विस्तार है तमिलनाडु राज्य में है और यहाँ कोरोमंडल तट पर वर्षा मुख्यतः उत्तरी पूर्वी मानसून से लौटती ही मानसून बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके से होता है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून की जो सक्रियता अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में होती है। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर के आसपास होती है। उत्तर पूर्व मानसून से भारत के 36 प्रभागों में से केवल 5 प्रभागों तमिलनाडु है, केरल है, आपका तटीय आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा और दक्षिण कर्नाटक भारत की कुल वर्षा का लगभग 20% होती है। 21 क्वेश्चन है आपका, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो IOD के बारे में बताना आपको क्या है। इसका बी ऑप्शन सही, केवल दूसरा सही है कि IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। क्या करती है? एल नीनो के असर को प्रभावित करती है। तो ये लिखा है कि हिंद महासागर डाइपोल मतलब IOD, हिंद महासागर इंडियन ओशियंस डाइपोल सुर्खियों में तब आता है जब भारतीय मौसम विभाग
विभाग ने जून 2014 में जारी रिलीज में यह संभावना जताई कि इस बार एल नीनो भारतीय मौसम को 70% तक प्रभावित कर सकता है। आईओडी को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो क्षेत्रों में अरब सागर का पश्चिमी ध्रुव और दक्षिण इंडोनेशिया स्थित पूर्वी हिंद महासागर का पूर्वी ध्रुव के बीच समुद्र के सतह के तापमान के अंतर के तौर पर परिभाषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार प्रश्नगत आपका पहला सही था, दूसरा गलत, मतलब दूसरा सही पहला गलत। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सी सही, मतलब दूसरा दोनों। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। कब से? दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, अब ये घटती जाएगी। तो 21 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है तो उत्तरी भारत में गर्मी बढ़ने लगती है। क्या हो जाती है? गर्मी बढ़ने लगती है। मध्य जून आते आते गर्मी बेहद बढ़ जाती है एवं पश्चिमोत्तर भारत तथा पाकिस्तान निम्न दाब के क्षेत्र बन जाता है। ये निम्न दाब क्षेत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा पार कर इस ओर आकर्षित हो जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी मानसून पवनों के रूप में भारतीय पवन तंत्र का अंग बन जाते हैं। हजारों किलोमीटर की समुद्री यात्रा के कारण इनमें पर्याप्त नमी होती, अतः काले काले बादल उमड़ने लगते हैं, उमस का वातावरण बन जाता है एवं अंततः भारी वर्षा होती है। तो इस प्रकार मानसून का जो आकस्मिक आरंभ हो जाता है, जिसे हम मानसून विस्फोट कहते हैं। यह मानसून की अवधि दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर घटती जाती है तथा उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियाँ उपलब्ध हैं जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है? वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है। तो बी ऑप्शन इज राइट है। वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वोत्तम जलवायु विषयक स्थितियाँ उपलब्ध हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पर आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है तथा यहाँ पर निर्यातोन्मुखी उद्योग विकसित किया जा सकता है। उत्तरी पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। इसे हम प्रकृति का खजाना और आर्किड की विविध किस्मों का घर माना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और है इसी का, तो 24 क्वेश्चन ही थे इसमें। आम्र वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? तो ये आपका केरल कर्नाटक में सामान्य घटना है। आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें मरती हैं, जो केरल तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर इन बौछारों को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह आमों को जल्द पकने में सहायता प्रदान करते हैं। काल वैसाखी की बात करेंगे तो बंगाल में इसको असम और बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षा युद्ध पवन। इसके स्थानीय नाम का अर्थ बैसाख के महीने में आने वाली तबाही है। काल वैसाखी पवनें चाय, पटसन, चावल की खेती के लिए अच्छी होती हैं। असम में इसे पाई जाती है, इसे हम बारहोली चिड़ा कहा जाता है असम में से, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था तीसरा, जिसमें हमने जलवायु के बारे में बात की। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, पार्ट नंबर 4 रहेगा, मृदा के बारे में बात करेंगे। तो चैनल पर अगर अभी कोई नया था तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मृदा में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।